नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 9 दिसंबर को बातचीत स्थगित हो गई थी क्योंकि किसान यूनियनों ने कानूनों में संशोधन और न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का लिखित आश्वासन दिए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। किसान नेताओं का यह कहना है कि मंगलवार यानी कि आज किसानों की बैठक में सरकार से बातचीत करने पर फैसला हो सकता है। किसान संगठन बिहार जैसे दूसरे राज्यों से भी समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं ने सोमवार को यह दावा भी किया है कि बातचीत के लिए अगली तारीख के संबंध में केंद्र के पत्र में कुछ भी नया नहीं है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर के हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की कई सीमाओं पर किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की हुई है। एक नई रणनीति बनाई गई है। किसान नेता हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, नई रणनीति तैयार हो चुकी है कि अब सरकार को घेरना है। क्या कुछ रणनीति के तहत आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी? देखो, ये रणनीति बनानी पड़ती है। जब आंदोलन लंबे चलेंगे तो उसकी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की रणनीति कि लोग बिजी भी रहें और अपना काम भी करते रहें, उसका ध्यान भी करें, क्योंकि ये नहीं पता कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा। अभी इसकी कोई वो नहीं है कि इसका डेड लॉक इसका खुल रहा है, अभी नहीं खुल रहा। और ये जो हंगर स्ट्राइक चलेगी, जो एक चेन टू चेन जोड़ने का एक प्रोग्राम है कि 11 आदमी भूख हड़ताल पर बैठेंगे 24-24 घंटे के लिए, ये एक लंबा प्रोसीजर इस आंदोलन का रहेगा। 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। बड़े किसान लीडर हमारे हुए हैं और हमने ये अपील करी कि पूरा देश सरकारी स्तर पे उसको किसान दिवस के रूप में मनाएगा। और किसान ने अपील करी है कि उसी दिन आंदोलन के लिए एक दिन का भोजन, कोई भी आदमी है, शहर में रहने वाला है, गांव है, जो टच है, जो देख रहा है, एक दिन का भोजन का वो त्याग करें, ये हमने कहा है। 3 दिन के लिए आगे के लिए ये रहा है कि 25, 26, 27 तारीख में, 26 तारीख के बाद में ये रहेगा कि जितने भी MP MLA हैं उनको चिट्ठी लिखेंगे, उनके घर पर देखाएंगे और उससे जवाब मांगेंगे कि आपका 3 बिलों का इसका क्या आपका कहना है। वो जो उस पर देंगे लिख के, उनसे जवाब हम मांगेंगे, वो हम पब्लिक पर पब्लिश करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम अभी रहेंगे। टोल प्लाजा का भी घेराव किया जाएगा। हरियाणा में कर रहे हैं, तो हरियाणा में 72 घंटे के लिए टोल फ्री की कॉल उन्होंने दी। सरकार ने एक और नीति शुरू कर दी है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनके घरों पर रेड की जा रही है, खास करके व्यापारियों पर और आड़तियों पर। हाँ, व्यापारियों पे, आड़तियों पे, सब जगह कर रहे हैं। वो होता है एक आंदोलन को तोड़ने का एक ये तरीका होता है और इस सरकार में इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। लेकिन एक चीज और भी देखने में आई कि आज मेरठ से एक तस्वीर सामने आई कि वहां से कुछ किसान जत्थेबंदियां, कथित किसान जत्थेबंदियां कह सकते हैं, कि वो आज दिल्ली की तरफ कूच करती हैं और कहती हैं कि हम इन कानूनों का समर्थन करें। वो अपना जो उन्होंने गन्ना बेचा, धान बेचा, कोई चीज है वो जरूर दिखाए। वो एक महाराज है जिसपे अपनी वाइफ को मारने की हत्या का साजिश उसने रची थी और उसने ये कराया। उसको एक टिकट उसको चाहिए कि उसको दिखाने के लिए कि मैं बीजेपी के साथ में हूँ, उसको एक टिकट चाहिए। और टिकट, आपको नहीं लगता कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं है? एक तरफ तो टेबल टॉक की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की रणनीतियां दिखा, वो अभी घूम कर आ जाएंगे, कर लेने दो, ये जरूरी है उनको लिए करना। वे गांव में घूमने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो वानर होता है, जो बंदर होता है, वो बुढ़ापा जब उसको आ जाता है तो गुलाटी मारने नहीं छोड़ता, तो ये गुलाटी मार रही है, अभी इसको घूमने दो। रामपाल जाट किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी, स्वामी साहब जी। रामपाल जी, जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है, बातचीत के लिए न्योता मिला है सरकार से, आज बैठक होनी है, कितने बजे बैठक होनी है और क्या कुछ फैसले इसमें लिया जा सकता है, क्या उम्मीद है? हितेंद्र स्वामी साहब जी। एक तो किसानों ने अपनी ओर से कभी भी संवाद की मना नहीं की जी। किसानों की एक ही बात थी कि भाई आप लगातार ये कह रहे हो कि ये जो कानून है इनको हम वापस नहीं करेंगे, ये बस संशोधन बताओ, इसके लिए बात था जी। तो ये सरकार पहले ही मन बना के जब बैठती है तो पहले पूर्वकों से ग्रसित है, तो उस बातचीत का लाभ क्या होता है? तो संवाद होना चाहिए सार्थक। तो सरकार सार्थक संवाद के लिए अपना मन बनावे जी। वो ये नहीं कहा कि हम तो इनको वापस ले लेंगे, आप बोलो, बात कर लो जी। इसलिए यदि यही उनको करना है तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि सरकार 2 अध्यादेश ले आए नए। जी। वार्ता की आवश्यकता ही नहीं है। जी। पहला अध्यादेश ले आए कि ये जो कानून है तीनों, जी, इनको
वापस करते हैं। जी और यदि दोबारा ये लाना चाहे तो देश में चर्चा कराए ना, जी जी चर्चा के बाद सबकी यदि ये बढ़ जाए, लोकमत बढ़ जाए, ये कानून अच्छे हैं तो ले आना। तो रामपाल आप जी, बिना चर्चा के जी केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन पर 1-2 दिन से चर्चा नहीं हुई, बल्कि पूरे 20 साल हो गए हैं। साल 2000 से शुरुआत हुई थी चर्चा की और 20 तक चर्चा ही हुई है। तब उसके बाद इतनी 2 दशकों तक चर्चा के बाद ये कानून लाए गए हैं। जितेंद्र स्वामी साहब, जी मैं 2 दशक नहीं 4 दशक से इन चीजों से जुड़ा हुआ हूं जी और लगातार हमने कहा कि हमको संविदा खेती नहीं चाहिए। जी हिंदुस्तान के किसान की आवाज रही है, जी हिंदुस्तान के किसान की आवाज रही कि उसे उनकी उपजों के दाम चाहिए, जी उचित दाम चाहिए, जी उसकी खरीद उसके दाम में चाहिए। जी और अब से नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, 1964 की जी भारत के वित्त मंत्री रहते मिस्टर टी कृष्णमाचारी। जी उस समय देश में खाद्यान्न का संकट था, जी अनेक प्रकार के सुझाव आए, उन्होंने अपनी बात कही जो जी। मुझे बहुत अच्छी लगी और उसको मैं ग्रहण भी की जी। मैंने। उन्होंने कहा किसान को 2 काम कर दो, जी पहला उसके खेत से खरीद लो, जी दूसरा उसको उचित दाम दे दो, जी। तीसरा काम सब किसान अपना आप कर लेंगे। जी। क्या योजना बनाते हो तुम किसानों के लिए? जी जी इसलिए हमने तो ये कहा किसान को स्वावलंबी रहने दो ना भाई, जी। इसको परावलंबी बनाने का काम क्यों कर रहे हो? जी तो जब हम स्वावलंबी थे, जी है ना, तो आत्महत्या नहीं थी। जी और जैसे परावलंबिता आई और ये जो व्यापारीकरण हुआ खेती का, जी। उसके बाद में पहले उन्होंने बीजों पे कब्जा किया, जी कीटनाशक दवाइयों पर कब्जा किया, जी पानी पे कब्जा किया। तो एक एक करके हर क्षेत्र में ये अपने झंडे फहराते जा रहे हैं विदेशी निवेश करने वाले। जी जी तो यही उनकी जो दिशा है, अब खेती पे कब्जा करने की है। कि हमने कहा भाई जब तुम ये कब्जे की बात कर रहे हो तो इनको तो बख्शो। तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज है। इसलिए सरदार पटेल ने जब पूछा था इंग्लिश में जी। व्हाट इज योर कल्चर, उन्होंने तबाक से उत्तर दिया था माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। जी। तो एग्रीकल्चर को आप क्यों मिटाना चाहते हो? बिल्कुल इसलिए इसको आप उपज को व्यापार का विषय बनाकर इसको अंतरराष्ट्रीय जगत को क्यों सौंपना चाहते जी। हो? और जो पैसे वाले वहां से आएंगे व्यापार करने, वो कोई किसानों का भला करने आएंगे? चलो भाई हमको उद्धार करना है, किसानों का परोपकार करना है। चिड़िया चुगने आती है हितेंद्र जी, जी जी पूंछ कटाने नहीं आती। जी तो ये जो चिड़िया चुगने आती है, तो जो चिड़िया चुगने आ रही है उनको हम गवर्न क्यों बुला रहे हैं? जी इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जी और हमारे पूरे उनके अनुयायी वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई इनसे बहुत लाभ होगा। तो हमने पूछा लाभ बता दो आप, जी कि क्या क्या लाभ? कहते बस मंडी खत्म नहीं होगी, ये लाभ है क्या? वो कहते हैं इससे एमएसपी खत्म नहीं होगी, लाभ है क्या? इससे किसानों की जमीन नहीं छीनी जाएगी, ये लाभ है क्या? एक और सवाल है यहाँ पर रामपाल जी, एक और सवाल है यहाँ पर एमएसपी पर। अब जो विवाद नया उपज रहा है कि एमएसपी पर सरकार गारंटी देने को तैयार है, लिखित आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, जो एमएसपी सरकार देना चाहती है या जो एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कही गई थी या जो एमएसपी किसान चाहते हैं? इन एमएसपी में क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ अंतर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझा दी। हितेंद्र स्वामी साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा जी बहुत अच्छी चर्चा आपने की। अभी सरकार जिसको कह रही है जी वो कह रही है कि जो एमएसपी भी चालू है जी वो चालू रहेगी, जी इसका हम लिखित आश्वासन देने को तैयार है। जी हमारा कहना है कि जो चालू एमएसपी है जी ये तो हमारा दर्द है। जी आज एमएसपी है, जी धान 900 रुपए में बेचना पड़ रहा है जी 1868 के बदले में। जी जी बाजरा राजस्थान में 1100, 1200, 1300 रुपए बेचना पड़ रहा जी। है। न्यूनतम समर्थन 2150 है। मक्का 600 से लेकर 800 रुपए पे बेचनी पड़ रही जी। है, उसका एमएसपी 1850 है। जी। तो यदि ऐसी एमएसपी चाहिए तो हमको नहीं चाहिए ना। बिल्कुल इसलिए यदि आप घोषणा करते हो एमएसपी की जी। तो उसकी खरीद की गारंटी दो, ये हमारा कहना जी। है। और अब से नहीं, इसके संबंध में जो हमने एक प्रारूप बनाया कानून का 2012 में, जी एक निजी विधेयक को उसी आधार पर 2014 8 अगस्त को लोकसभा ने सर्वसम्मत रूप से विचारा स्वीकार किया हुआ है। 6 वर्ष हो गए, तो आज की बात थोड़ी हमारी है, जी। ये हमारी बहुत पुरानी बात है। इसलिए इस पुरानी बात को सरकार मानने को तैयार नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा चंद्र साहब, जी ये जो मैंने कानून का प्रारूप बनाया है इसको किस किसने अप्रूव किया? जी सबसे पहले श्रीमान राजनाथ सिंह जी, जी श्रीमती सुषमा स्वराज, जी अरुण जेटली, नितिन गडकरी जी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। जी तो जब तक ये राज में नहीं आए तब तक तो वो प्रारूप को अच्छा लग रहा था, जी और जैसे ही राज में आए पलटा खा गए। जी। तो ये तो उनकी वृत्ति है कि अब नया एमएसपी नहीं, ये तो पुरानी एमएसपी की बात है जो 1965 से शुरू हुई। हमने कहा कि खरीद की गारंटी दो, इसकी सार्थकता तब है जब आप
एमएसपी घोषित करने के बाद उसे खरीदो। आप खरीदो नहीं जी। तो आपके एमएसपी घोषित करने का अर्थ क्या है? तो ये कह रहे हैं नहीं हम तो एमएसपी घोषित तो एमएसपी का मतलब क्या रह जाता है फिर अगर एमएसपी पर खरीदी नहीं होती? क्योंकि मैं भी कृषि बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरे परिवार में भी खेती होती है, और ऐसे में अगर बात की जाए एमएसपी की या फिर जो रेट डिसाइड किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मतलब कम से कम, तो ऐसे में जी। वो भी किसान को अगर नहीं मिल पाता तो किस बात की एमएसपी है फिर ये? करेक्ट एकदम सही आपने उसको हाथ रखा नब्ज पे। यही सरकार कह रही है खरीदेंगे नहीं, लेकिन एमएसपी चालू रखेंगे। तो भाई एमएसपी का अर्थ क्या है भाई जी। तो एमएसपी का अर्थ तब है कम से कम न्यूनतम मूल्य तो दो किसान को। ये तो वो भी देने को तैयार नहीं है, तो ये उसको चालू रखने की और उसका लिखित आश्वासन देने की बात करें। हम ये कह रहे हैं ये नहीं, जो आप एमएसपी घोषित कर रहे हो लिखित आश्वासन ये दो कि उसमें कानून बनाएंगे, और उसमें आश्वासन की जरूरत नहीं लिखित। तो हमने उनको ड्राफ्ट दे रखा है पहले से ही, और अभी भी मैंने ये 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र तोमर साहब को वो ड्राफ्ट दिया है पूरा कानून का प्रारूप बना के। तो जो हमने प्रारूप बना के दिया हुआ और भी अनेक संगठनों दिया है, तो जो प्रारूप आपको अच्छा लगे उसमें कोई घटाना है बढ़ाना है कर लो, लेकिन कम से कम एमएसपी जो आप घोषित करो वो किसान को मिले, ये तो सुनिश्चित करो। और इसके लिए हमने नहीं, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो भारत सरकार की संस्था है उसने 3 बार रिकमेंड किया भारत सरकार जी। तो ये करना नहीं चाहते, ये केवल आय बस की ओर बढ़ रहे हैं, आंखों में धूल झोंको और आगे बढ़ो। जी बिल्कुल। ये तो सरकार के प्रति, इसलिए तो किसानों को अविश्वास है पे जी, है ना। और एक उदाहरण और देना चाहूंगा मितेंद्र जी आपको जी। 2018 में एक योजना लाए प्रधानमंत्री जी। अन्नदाता जी। संरक्षण अभियान जी। और उनका अम्ब्रेला स्कीम जिस किसानों के लिए सुरक्षा कवच होगा, और उस सुरक्षा कवच में इन्होंने गाइडलाइन में क्या बनाया? जी। दलहन और तिलहन के उपज कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं खरीदी जाएगी। तो उन्होंने 75% उत्पादों के लिए तो एमएसपी खत्म ही कर दिया था 2018 में। तो किसको चालू रखना चाहते हैं? इसलिए इनकी नियत और नीति दोनों ही खोटी है, दोनों ही किसानों के विरोध में है, लेकिन ये उसको छुपाने के लिए कई तरह का मुल्लम में लगाते रहते हैं कि भाई लोगों को पकड़ में नहीं आए हमारी बात। और अरे साहब वो करते हैं तो सही, अवतारवाद की धारणा का कर दिया, प्रतिष्ठा बनाना शुरू कर दी, प्रतिमा निर्माण शुरू कर दिया। इसके आधार पर इन्होंने लोगों को ठगने का अच्छा ढंग देख लिया, और ये सफल भी हो गए कुछ मामलों में, इसलिए उन्हें लगा कि हम सफल होंगे। इसलिए चंद्र स्वामी साहब ये जो उनकी बातें हैं ये अभी कहीं आधार के साथ नहीं है, ये निराधार बातें हैं, ये सत्य के आधार पर नहीं है, ये असत्य के आधार पर है। इसलिए ऐसी सरकार यदि हम कहें वार्ता की जरूरत नहीं है ना, आप ले आओ ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्या करोगे वार्ता का? बिल्कुल। लेकिन इनको लाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो जनता में संदेश देना चाहता है कि सरकार किसानों की सुन रही है, किसानों के साथ बैठना चाह रही है, किसानों का काम करना चाह रही है, लेकिन किसान नहीं करने दे रहे उनका काम। मतलब तो कहीं ये ना तो कहीं संदेश है। प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है बातचीत का, और यही वजह है कि अभी तक कोई समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हितेंद्र स्वामी आपने अच्छा शब्द दे दिया जी। ये प्रोपेगेंडा ही है। तो प्रोपेगेंडा करना, और एक जो हिटलर का साथ था ना जी, तो उसका मित्र जी, उसका सलाहकार था जी, है ना, वो कहता ये था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगेगा। तो उसको थ्योरी पे चल रहे हैं, तो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगने लगेगा। बिल्कुल। तो ये झूठ बोलते हैं और उसको 100 बार दोहराते हैं, जिससे लोगों को समझ रहे सच यही है। तो ये सच को छुपाने का प्रयास करते हैं, और हमने कहा सच्चाई छुप नहीं सकती, बिल्कुल, कभी बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। ये कागज के फूलों में खुशबू लाना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में बस इतना ही। रामपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगली खबर का रुख करेंगे बोरीवला में। मुंबई में पश्चिम में स्थित आईटी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मनसे का आरोप है कि L&T फाइनेंस की रिकवरी टीम जबरदस्ती लोगों की गाड़ियां खींच करके ले जाते हैं और उनके बिना परमिशन के ही गाड़ियों को बेच दिया जाता है। रिकवरी के लिए लोगों के घर पर गुंडे भेजकर परिवार वालों को डराया और धमकाया भी जाता है। विजय माल्या असतील, मोदी असतील, नीरव मोदी पळून गेले करोडोंचे झोल करून। सामान्य रिक्षावाल्यांनी जर 2000चा हप्ता नाही भरला तर त्याच्या घरी माणसं येत आहेत आणि त्याला धमकवत आहेत। ही कुठली पद्धत आहे? ह्याच्यावरती मनसे स्टाईलनी उत्तर दिलं जाईल एवढंच आम्ही बोलतो, जास्त काय बोलत नाही। वो
गाड़ियों को ले जाते हैं रिकवरी के नाम पर और उनको बिना परमिशन के ही बेच दिया जाता है। इसी को लेकर के जो आम लोगों में अब खासी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि कोरोना काल रहा है, ऐसे में लोगों की नौकरियां चली गई, वो अब अगर अपनी किस्तें नहीं भर पा रहे हैं तो ऐसे में रिकवरी के नाम पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ अब मनसे ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मोर्चा खोल दिया है और ऐसी फाइनेंस कंपनियों का विरोध किया जा रहा है, ताकि इस तरीके से जो आम लोग जिन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए गाड़ियां खरीदी और अब वो अगर किस्त जो है उसकी नहीं दे पा रहे हैं तो अब उन पर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उसका ये विरोध किया गया है। मनसे के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने इस तरीके का विरोध प्रदर्शन ये किया है और चेतावनी दी गई है ऐसी फाइनेंस कंपनियों को कि इस तरीके की अगर कार्रवाई की जाएगी तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एल&टी का भी विरोध किया गया है मनसे की तरफ से, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है कंपनियों की तरफ से वो काफ़ी निंदनीय है। कोरोना काल की वजह से ये कहा गया है कि कोरोना काल में काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लगभग सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर ऐसे में किसी की नौकरी चली गई, किसी के पास खाने के लिए अपने पैसे कमाने का कुछ साधन नहीं बचा है, तो ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई उचित नहीं है। उसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। मनसे ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, मोर्चा खोल दिया है ऐसे फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ जो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, उन्होंने ऐसी कार्रवाई को लेकर के नाराजगी जो है वो जाहिर की है। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, मनसे ने मोर्चा खोल दिया है ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो फाइनेंस कंपनियां ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही हैं जो किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को ले जाया जाता है और उनकी बिना परमिशन के बेच दिया जाता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संवाददाता हमारे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके की कार्रवाई ऐसे फाइनेंस कंपनियों के द्वारा की जा रही है और किस तरीके से अब विरोध प्रदर्शन जो है उनके खिलाफ शुरू हो गए? देखिए, इस दिन कोरोना काल में देखा जा रहा है कि जो फाइनेंस कंपनियां हैं जो लोन करवाती हैं, ऐसे में जो लोन की वस्तुएं रहती है, अगर लोन आप चुकता नहीं करते तो उठा ले जाती हैं जी। ऐसे में मुंबई की बोरीवली में एल&टी कंपनी जो फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने जिन गाड़ियों को जो लोन दी थी, लोन चुकता नहीं करने के एवज में उन गाड़ियों को जो है उठाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर तमाम शिकायत जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे वो दी गई थी, जिसमें मनसे के नेतृत्व में नयन कदम को जिम्मेदारी दी गई। नयन कदम ने जिम्मेदारी उठाते हुए कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया पहले, उसके बाद तमाम जानकारियां कंपनी को दी। कंपनी को यह कहा कि इस कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, लोगों की मदद करें, सहयोग करें, न कि उनकी गाड़ियों को उठाएं, क्योंकि आर्थिक स्थिति के चलते लोगों को घर परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया। इसके लिए थोड़ी सी मोहलत तो थोड़ा सा समय दिया जाए। इसको मांग को लेकर आंदोलन किया गया। आंदोलन के तहत इस तरह की अब बातें सामने आ रही है कि एल&टी फाइनेंस जो कंपनी है, उन्होंने भी ये हामी भरी है कि ठीक है, हम वक्त जरूर देंगे लेकिन पैसा तो चुकता करना होगा जी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया है कि गुंडे भेजे जाते हैं, उनसे कार्रवाई की जाती है इस तरीके की, ये जो आरोप लगाया गया है ऐसी कंपनियों पर, इसके बारे में क्या कुछ कहना है मनसे की तरफ से? देखिए, मनसे हमेशा से जो है किसी भी मुद्दे को लेकर आक्रामक रही है और हमेशा अपने ही तरीके से जो है उसका जवाब देती है जी। मनसे जो है बार बार ये कह रही थी कि आप
फिनांस जो लोगों को लोन करवाते हैं फिर बाद में गाड़ियां उठा लेते हैं। इस स्थिति में लोगों की मजबूरियां हैं कि आप वो पैसा नहीं भर पा रहे या चुकता नहीं कर पाते, ऐसे में किसी की गाड़ियां उठाकर आप लेके जाओ और फिर बाद में कम दाम में बेचने का जो काम है वो बेहद गलत है, शर्मनाक है। मंत्री ने इसका विरोध किया और इसका कहा कि पैसा चुकता जरूर करेंगे लेकिन गाड़ियों को उठा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई हैं उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, और ऐसे में जिस तरीके की कार्रवाई फाइनेंस कंपनियों की तरफ से की जा रही है उसका विरोध मनसे ने महाराष्ट्र में किया है, और अब कंपनियों से भी इस बात की सहमति ली गई है कि अब कुछ और समय दिया जाएगा, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई फिर से शुरू की जाएंगी। लेकिन चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस का कहर अब भी बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,337 नए मामले सामने आए हैं, जिसके कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 1,56,248 हो गई है, और 333 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,45,843 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 3,02,343 रह गई है, और कुल रिकवर मामलों की संख्या बढ़कर के 96,05,390 हो गई है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी स्थिति हालांकि काबू में है, लेकिन मामले जरूर बढ़ रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 803 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, और 1,669 रिकवर भी हुए हैं, यानी कि 1,669 लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, और 27 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली में कुल मामले 6,17,808 हुई हैं, जिनमें 5,98,249 ठीक भी हो चुके हैं, और 10,304 मौतें और 9,255 सक्रिय मामले अभी दिल्ली में हैं। देश में कोरोना का कहर अभी भी बना हुआ है, और भारत सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के, किस तरीके से वैक्सीन पर आगे का काम किया जाना है। लेकिन अगर बात की जाए, कोरोना की स्थिति पहले ही काबू में आ चुकी है। अब इतने ज़्यादा मामले सामने नहीं आ रहे हैं जितने बीच में एक बार आने लगे थे। अब स्थिति में सुधार जो है वो धीरे धीरे आता हुआ नज़र आ रहा है, और अब अगर बात की जाए पूरे देश भर में जो नए मामले सामने आ रहे हैं, वो पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24,337 ही नए मामले पूरे भारत से सामने आए हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि देश में लगातार अभी भी कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन स्थिति काबू में है। राजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, हालांकि अब स्थिति जो है वो काबू में है, मामलों में बहुत कम बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। एक तरफ पूरा भारत जो है वो खोल दिया गया है, कामकाज अब शुरू हो गया है, हर कोई अपने काम पर जा रहा है, और ऐसे में सावधानी भी लोग बरत रहे हैं कोरोना से खुद ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे में अब अगर बात की जाए, उसके बावजूद भी लोगों में क्योंकि डर नहीं रहा है कोरोना का, इसकी वजह से जो आंतरिक शक्ति मिलती है शरीर को, और शरीर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह दावा किया गया था एक रिपोर्ट में कि जो लोग पहले भी संक्रमित हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, तो ऐसे अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अब लोगों में बनने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ एक अब ऐसा माहौल बन गया है देश में कि लोग खुद ही सावधानी बरत रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनमें ही अब कोरोना फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब कम ही मामले सामने आ रहे हैं। 24,337 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर के? देखिए बिल्कुल, जिस
जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के पेशेंट की गिनती रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब थमती नजर आ रही है, क्योंकि लगभग दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगभग 24 घंटे के अंदर 800 कुछ मामले आए हैं, यानी कि कह सकते हैं काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। मगर बात करें जिस तरीके से ब्रिटेन में भी कहीं ना कहीं, लंदन में भी कहीं ना कहीं जो कोरोना की गिनती अब रफ्तार पकड़ती जा रही है, तो उसी को मद्देनजर अब देश के अंदर, भारत के अंदर भी जो कहते हैं जो ब्रिटेन की जो फ्लाइटें हैं उनको रद्द कर दिया गया है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, ताकि कोरोना की जो गिनती है वो यहाँ पर ना बढ़ सके। मगर अभी भी रोकथाम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बात करें अभी भी पेशेंटों की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर की जा रही है, क्योंकि अगर जनता थोड़ा सा और साथ दे सरकारों का, तो कहीं ना कहीं जो कोविड की जो गिनती है उसको कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत रिकवरी रेट भी अच्छा हो रहा है इस टाइम की सरकार की तरफ से, काफी हद तक रिकवरी रेट जो है वो बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश जरूर कर रही है, मगर जनता को थोड़ा सा और संयम रखना पड़ेगा और थोड़ा सा और साथ देना पड़ेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि कोरोना वायरस की जो गिनती है उसको रोकथाम में कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका आगे बढ़ सके। जी राजीव, अब जो ये कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, दिल्ली की अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, तो क्या अब कोरोना की जो जांच चल रही थी, रैंडम जांच जो की जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, वो अभी भी जारी है या फिर अब वाकई इतने कम मामले सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से बात करें जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, यानी कि RT-PCR टेस्ट है या फिर रैपिड टेस्ट है, वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है और कहीं ना कहीं कैंपों के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से कवरिंग की, यानी कि जो कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो उनको कम होने की, वो कहीं ना कहीं जनता की वजह से ही आई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेशेंटों की गिनती बढ़ी है और जनता ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है, यहाँ तक कि टेस्टिंग करवाने के अंदर सबसे ज्यादा जनता ने अपने आप को खुद आगे रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पता लग सके कि किसके अंदर वायरस है, किसके अंदर नहीं है, लक्षण किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है। मगर हर तरीके से ये जरूर कोशिश की जा रही थी कि गिनती को कंट्रोल किया जा सके। मगर अब जब कह सकते हैं जो 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं, 800 कुछ मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गिनती अगर आगे भी चलती रही तो कहीं ना कहीं पेशेंटों के अंदर काफी हद तक सुधार आ सकता है। मगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी भी कम से कम 90% के करीब हो चुका है, तो कहीं ना कहीं गिनती काफी अच्छी चल रही है और ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। सरकारें कदम जरूर उठा रही है, मगर थोड़ा सा और जनता साथ दे तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा कंट्रोल हो सकती है। जी जो स्थिति कंट्रोल हुई है, क्या ये वजह समझी जाए क्योंकि जिस तरीके से जुर्माने बढ़ा दिए गए, मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना, और भारी भरकम जुर्माना लगाने की जो पहल की गई थी सरकार की तरफ से, क्या ये उसी का असर है कि अब मामलों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक चीज तो गौर करने वाली बात है, इसके अंदर दो पहलू हैं। जो एक तो जुर्माने की रकम जो बढ़ाई गई थी, 2000 रुपए किए गए थे, एक वो, उससे तो कहीं ना कहीं जनता जरूर जागरूक हुई और मास्क लगाने का जो बोलती चली जा रही थी या छोड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं दोबारा से उन्होंने मास्क लगाना शुरू करा, क्योंकि उनको पता था 2000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मास्क जरूर लगाए गए थे। मगर बात करें जनता की टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग भी जनता ने खुद अपने आप प्रक्रिया अपनाई थी, क्योंकि उनको पता था वायरस हो रहा है, जल्दी से ज्यादा फैल रहा है। दोबारा से जो तीसरा स्टेज आया था वो कहीं ना कहीं डराने वाली स्टेज जरूर थी। मगर अभी भी जो ठंड का मौसम बना हुआ है और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी अभी कहा जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया, विशेषज्ञों की तरफ से कहा गया कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वायरस का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। मगर अभी भी जनता जागरूक है, मगर सरकारों का थोड़ा सा और संयम साथ मिलता रहे जनता को, और जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा और टेस्टिंग की प्रक्रिया के अंदर, इलाज कराने के अंदर अपना योगदान दे, तो कहीं ना कहीं गिनती और ज्यादा कंट्रोल हो सकती है। यानी कि कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर लगभग 500 से ज्यादा नीचे। बिल्कुल राजीव, तमाम चर्चा करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में हालांकि सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी मामले सामने आ रहे हैं, स्थिति काबू में है, लेकिन हमें और भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हम ही हैं जो अपना बचाव खुद कोरोना से कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ।